हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए लाइक करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टैक्स। लेकिन उससे पहले एक चीज और कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भाई वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंडों में, जो भी है, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलेगा तो वैसे ही चलेगा। और रिस्पॉन्स वैसे अच्छा दे रहे हैं तो मैं भी कंटिन्यू हूँ। कभी कभार डिले हो जा रहा है, लेकिन खैर आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स। जो आपके सिलेबस में टैक्स है, तो ये टैक्स उसमें दिया गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहला कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। और सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट टैक्स में। और डायरेक्ट टैक्स में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उसका नाम है इनकम टैक्स। क्या पूछा जाता है? इनकम टैक्स। पूरा इनकम टैक्स बताएंगे बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे उस महत्वपूर्ण बिंदु को कवर किया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऊपर जैसे कि लिखा हुआ है आयकर, मतलब इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये हमारा सब्जेक्ट है और इसमें आज पढ़ेंगे एक सामान्य परिचय, मतलब इनकम टैक्स के बारे में हम एक सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी पहले जानते हैं, उसके बाद से हम इनकम टैक्स के बारे में जानेंगे। वैसे पहले एक चर्चा कर दे कि इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम मीन्स होता है आय, किसी भी स्रोत से कमाई गई आय। जो भी हम धन का अर्जन करते हैं किसी भी माध्यम से, वो हमारी इनकम कहलाती है। और टैक्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को एक चुकाया गया शुल्क होता है। चुकाया गया शुल्क होता है। शुल्क का मतलब ये है कि सब पर ये चार्ज नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति जो एक निर्धारित सीमा से अधिक आय कमाते हैं, यदि उनकी इनकम, जैसे वो निर्धारित सीमा इस समय मिनिमम 2.5 लाख रुपए दी गई है, आगे असेसमेंट ईयर में जो भी हो, प्रेजेंट टाइम में की बात कर रहे हैं, 2.5 लाख दी गई है। यदि कोई पर्सन 2.5 लाख से अधिक इनकम अर्न करता है तो उस पर एक निर्धारित दर से गवर्नमेंट को टैक्स चुकाना रहता है, एक शुल्क चुकाना रहता है, जिसको हम आयकर कहा जाता है। पहले इसके पर्चे के बारे में जानते हैं। दिया गया है कि आयकर है, आयकर क्या है? वार्षिक कर। वार्षिक कर का मतलब है कि जो इनकम टैक्स लगाया जाता है एनुअल लगाया जाता है। ये नहीं कि बार बार लगाया जाएगा, एक साल में आपने जितना कमाया उस पर टैक्स लगाया जाएगा। सेकंड इसमें दिया रहा है कि आयकर है एक प्रत्यक्ष कर। हाँ, आयकर किस टाइप का कर है? अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि आयकर जो होता है एक डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स इसलिए है कि एक व्यक्ति सीधे कमाता है और उस व्यक्ति की इनकम पर सीधे सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है। अगला है आयकर लगाया जाता है। प्रश्न ये भी उठता है कि भाई आयकर कौन लगाता है? तो आयकर हमेशा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोर्ड पर मैंने लिख लिया है, टाइप कर लिया गया, ताकि समझाने में कम समय लगे और आपको समझने में भी कम समय लगे, मतलब कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर हो जाए। नेक्स्ट दे रहा है कि आयकर लगाया जाता है, अभी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? अक्सर क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम आयकर जो आरंभ हुआ था या लगाया गया था वो 1860 ईस्वी में लगाया गया था। अब ये भी प्रश्न उठता है कि आखिर फर्स्ट टाइम 1860 में इनकम टैक्स क्यों लगाया गया? तो 1860 से पहले देखे होंगे 1857 में एक सैनिक विद्रोह हुआ था, जैसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं, जो मेरठ से, उसमें समझिए कि हम भारतीयों की एक तरह से जीत के कगार पे पहुंच गए थे
और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी क्षति हुई थी, मतलब नुकसान हुआ था। अब चूंकि हमारे पक्ष में तो हम रहे नहीं, फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा हो गया। अब कब्जा होने के बाद से उसकी भरपाई को पूरा करने के लिए वह ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगा दी। इसीलिए सबसे पहले 1860 में हर व्यक्ति पर इनकम टैक्स लगाया गया था। और उसका यदि रीजन एग्जाम में पूछता है कि क्यों लगाया गया था, तो 1857 के सैनिक विद्रोह में होने वाली हानि के कारण या नुकसान के कारण ये टैक्स लगाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम आय कर लगाने का श्रेय किसको है? प्रश्न ये भी उठता है कि फर्स्ट टाइम जिस पर्सन ने, जिस व्यक्ति ने भारत में इनकम टैक्स लगाया, उस आदमी का भाई नाम क्या था? उसका नाम था सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहले इनकम टैक्स भारत में लगाया। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन उठता है कि भारत में पहली बार अस्थायी रूप से अधिनियम कब बना? मतलब कि जो 1860 में इनकम टैक्स लगाया गया था, तो उसके लिए कोई खास अधिनियम नहीं बना था, लेकिन भारत में पहली बार अस्थायी रूप से जो आयकर अधिनियम बना उसका नाम था आयकर अधिनियम 1886। क्वेश्चन ये भी उठता है कि किस अधिनियम में आयकर की दरें बढ़ा दी गई? मतलब कि पहले जो भी नॉर्मल रेट से इंटरेस्ट टैक्स लगता था, लेकिन बीच में एक एक्ट ऐसा पास किया गया जिसमें इनकम टैक्स के रेट को बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाने का काम था 1918 के आयकर अधिनियम में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि किस अधिनियम में यह नियम बनाया गया कि गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, गत वर्ष क्या होता है, कर निर्धारण वर्ष क्या होता है, ये आगे के लेक्चर में बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए। सपोज करिए कि गत वर्ष को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, और एक होता है कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष इसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। गत वर्ष का मतलब ये होता है कि जिस वर्ष कोई करदाता आय कमाता है, जिस वर्ष आय कमाया जाता है या कमाता है, उसे गत वर्ष। और जिस वर्ष में वह टैक्स का क्या करता है, भुगतान करता है, पेमेंट करता है, उसे कर निर्धारण वर्ष। तो यह किस अधिनियम में ऐसा किया गया कि गत वर्ष की कमाई गई आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाएगा? तो यह आयकर अधिनियम 1922 में ऐसा प्रावधान किया गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि किस अधिनियम में कर लगाने की पद्धत को बदलकर खंड पद्धत प्रणाली अपनाई गई? मतलब कर लगाने की जो पुरानी पैटर्न थी, पुरानी विधियां थी, उसको चेंज कर खंड पद्धति प्रणाली लागू की गई। वो आयकर अधिनियम था आपका 1939। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि समझने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला आयकर अधिनियम कब बना? मतलब जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उसके बाद से वो कौन सा इनकम टैक्स एक्ट बना था? तो आयकर अधिनियम 1961। ये प्रेजेंट टाइम में भी यही एक्ट चल रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बदलाव किया गया। एक चीज और भी है कि आयकर अधिनियम 1961 लागू हुआ, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। 1 अप्रैल 1962 को हमारा जो आयकर अधिनियम 1961 है, इसे लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सिक्किम एक ऐसा राज्य था जिस पर आयकर अधिनियम नहीं लागू किया गया। तो 1961 लागू उस समय नहीं हो पाया था। तो लागू आखिर सिक्किम पर कब हुआ? 1 अप्रैल 1990 में सिक्किम राज्य पर भी आयकर अधिनियम लागू कर दिया गया था। अब संपूर्ण भारत का मतलब है कि कहीं जगह कहीं छूट गया था, लेकिन पूरे भारत में लागू था। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि आयकर अधिनियम 1961 के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? मतलब कि जो हमारा, ऐसे समझिए कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो लागू की गई, तो ऐसा नहीं ना कि डायरेक्ट उसको लागू कर दिया गया, उसके लिए एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी का नाम है, 2 कमेटी गठित की गई।
चौकसी कमेटी और राजा चलैया कमेटी, जिसमें राजा चलैया कमेटी ज्यादा फेमस हुई थी। दो ये कमेटियां गठित की गई थी कि भारत में इनकम टैक्स लागू किया जाए। लागू करने के लिए एक कानून बनाया जाए, एक अधिनियम बनाया जाए जिसके अंतर्गत ये नियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आयकर लगाया जाता है। भाई आयकर किस पर लगाया जाता है? कुल आय पर। कुल आय का यहां मतलब ये होता है कि एक कोई व्यक्ति है, ये जितने भी रास्ते से धन अर्जन करता है, धन अर्जन करता है मतलब कमाता है, वो सारे इनकम को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद से यदि छूटे हैं कुछ उसको घटा दिया जाएगा तो हमारा आता है कुल आय। अब कुल आय के बारे में और सकल कुल आय के बारे में चर्चा हम अभी आगे करेंगे, ठीक ना। क्योंकि कुल आय के मतलब होता है कि टैक्स के पांचों हेड को जोड़ दिया जाता है, इनकम के पांचों हेडों को डिडक्शन घटा दिया जाता है, जो आता है कुल आय। लेकिन इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। अगला ये देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न यह है कि वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक और एक सामान्य व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, पहले यह समझिए कि व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति को इनकम टैक्स ने तीन कैटेगरी में बांटा है। पहला एक है सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति में आपका महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। एक होता है वरिष्ठ और एक होता है अति वरिष्ठ। ध्यान दीजिएगा, सामान्य व्यक्ति का मतलब है जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम, और वरिष्ठ का मतलब है जो इसकी उम्र 60 से 80 वर्ष के बीच में, और अति वरिष्ठ का मतलब होता है जिसका 80+ वर्ष उम्र हो, इन्हें अति वरिष्ठ कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वरिष्ठ नागरिक कौन होता है? भाई जिसकी उम्र 60 वर्ष और 80 वर्ष से कम हो, मतलब इसी दोनों के बीच में हो, ठीक है। अति वरिष्ठ व्यक्ति कौन होता है? जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितनी आय कर मुक्त होती है? अब ध्यान दीजिएगा, जो ये नॉर्मल व्यक्ति है इस पर तो सीधे लिखा है कि 2.5 लाख रुपए इसकी कर मुक्त सीमा, कर मुक्त। लेकिन जो ये वरिष्ठ व्यक्ति है इसके लिए ये सीमा 3 लाख निर्धारित की गई। अति वरिष्ठ व्यक्ति है इसके लिए ये सीमा 5 लाख रुपया निर्धारित की गई है। इसका मतलब यह है कि एक सामान्य व्यक्ति यदि 2.5 लाख तक कमाता है तो उस पर टैक्स सरकार नहीं लेती। एक वरिष्ठ व्यक्ति 3 लाख तक कमाता है तो सरकार उससे टैक्स नहीं लेती, माने उससे अधिक कमाएगा तब लेगी। और जो एक अति वरिष्ठ व्यक्ति है वो 5 लाख तक कमाएगा तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी। वहीं पे एक पूछा जा रहा है, ये भी है, वरिष्ठ नागरिक की कर मुक्त सीमा कितनी है? भाई 3 लाख है। 3 लाख मतलब अभी मैंने जो बताया 3 लाख, ठीक ना। इसी तरह अति वरिष्ठ का पूछेगा, देखते हैं। अति वरिष्ठ की कर मुक्त सीमा कितनी है? 5 लाख। 5 लाख मतलब 5 लाख, मतलब एक मोस्ट सीनियर जो सिटीजन है वो 5 लाख तक कमाएगा तो गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं मांगेगी। अगला पूछ रहा है कि आय कर है वो किस तरह का कर है? एक प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर का मतलब होता है कि इसके टैक्स के जो रेट होते हैं हर साल कुछ अप डाउन होते रहते हैं, और ऐसा नहीं कि उससे बार बार लिया जाएगा, एक ही बार लिया जाएगा। और चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी है, इनकम कमाया है तो सब पर एक समान रेट से लिया जाएगा। अगला है आयकर की न्यूनतम और अधिकतम दर कितनी है? आयकर की न्यूनतम अधिकतम दर का मतलब होता है इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब मिनिमम है 5% और मैक्सिमम है 30%। अब वो कैसे होता है थोड़ा इसके बारे में जानिए। मान लीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति है, क्या है? सामान्य व्यक्ति,
नॉर्मल व्यक्ति है, यदि वो 2.5 लाख तक इनकम कमाता है, प्रथम 2.5 लाख का कमाएगा, तो इसका जो टैक्स होगा 0% होगा। यदि यही फिर अगले 2.5 लाख पर इसको टैक्स देना पड़ेगा 5%, फिर इसके अगले 5 लाख पर इसको टैक्स देना पड़ेगा 20%, और इसके बाद जो भी शेष अमाउंट बचेगा उस पर उसे 30% टैक्स देना रहेगा। इस तरह अधिकतम दर कितनी है 5%, न्यूनतम कितनी है 5% और अधिकतम है 30%। अगला कह रहा है स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाया जाता है, मतलब कि हेल्थ एंड एजुकेशन जो टैक्स है वो कितना लगाया जाता है, आपके इनकम टैक्स का 4%, ठीक ना, ये याद रखे रहिएगा। इसमें और भी है, वरिष्ठ नागरिक के लिए अलग रेट है, अति वरिष्ठ के लिए अलग रेट है। अगला है आयकर लगाने और वसूलने का कार्य कौन करता है भाई, आयकर वसूलने और लगाने का काम तो आयकर विभाग ही करेगा, जिसका वो डिपार्टमेंट है, ठीक। अगला है हमारा आयकर विभाग कार्य करता है। भाई आयकर विभाग किसके अंडर में कार्य करता है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को क्या कहा जाता है, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड, ठीक ना। अगला कह रहा है आयकर की राशि पर किसका हिस्सा होता है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, जो हमारा इनकम टैक्स है, एक जगह मैंने बताया था कि ये केंद्र सरकार का काम है, लेकिन सही बात यह है कि इसमें जो शेयर होता है वो केंद्र का भी होता है और राज्य का भी होता है। ऐसा कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो भाई पूरा पूरा हिस्सा होता है, लेकिन इनकम टैक्स तो हर स्टेट के लोगों पर लगता है ना, तो उसे वसूलने का भी अधिकार उस स्टेट गवर्नमेंट को होता है। वसूल कर जितना इसे रखना है रखेगी, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी, इसलिए यह उसमें से कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है, कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है। अगला कह रहा है किस कर पर राज्य सरकार का हिस्सा नहीं होता है, प्रश्न पूछ रहा है कि किस टैक्स पर स्टेट गवर्नमेंट का शेयर नहीं होता है, तो ध्यान दीजिए, कंपनी से कोई प्राप्त इनकम है, इस पर स्टेट नहीं बांटेगी, कोई सरचार्ज है, इस पर स्टेट नहीं बांटेगी, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर है, ये भी इस पर भी स्टेट नहीं बांटेगी, मतलब ये तीनों हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये हिस्सा होता है। नेक्स्ट है अल्पकालीन पूंजी लाभ पर कितना टैक्स लगाया जाता है, तो भाई 15%, ठीक ना। कुछ दशाएं दी गई हैं, कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग 10% भी है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन धारा 111A के अंतर्गत शॉर्ट टर्म के जो कैपिटल गेन है उस पर 15% लगाया जाता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 20%। यही सब एग्जाम में आता है, एग्जैक्ट यही सब पूछता है। और लॉटरी जुआ वर्ग पहेली पर कर की रेट कितनी है 30%। और धारा 87A किसको प्राप्त होती है, तो केवल एक निवासी व्यक्तियों के संदर्भ में प्राप्त होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अगला इसमें टॉपिक दे रहा है कि धारा 87A पर कितना छूट प्राप्त होता है, तो अधिकतम 12,500 रुपया। धारा 87A पर छूट कब मिलती है, धारा 87A पर छूट कब मिलती है, धारा 87A में छूट तब मिलेगी जब उस व्यक्ति की टोटल इनकम, हमारी ध्यान दीजिएगा, यदि टोटल इनकम सारे डिडक्शन घटाने के बाद से यदि 5 लाख या उससे प्लस 5 लाख से कम हो, 5 लाख से यदि कम होती है तभी धारा 87A के अंतर्गत छूट मिलती है। एक और चीज कह रहा है कि जब कुल आय 50 लाख से 1 करोड़ के बीच हो तो उस पर अधिभार मतलब सरचार्ज कितना लगाया जाता है,
10%। ये एग्जैक्ट याद रखिएगा कि जब टोटल इनकम 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो उस पर सरचार्ज का रेट हमारा 10%, और जब टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में हो तो उस पर सरचार्ज का रेट 15% है, और सरचार्ज जो होता है उस पर मैक्सिमम 37% तक टैक्स लगाया जाता है। ये सरचार्ज होता है, एक टैक्स के ऊपर टैक्स एक तरह से समझिए। अगला है क्वेश्चन कि आय का उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है भाई? तो आय का उल्लेख धारा 224 में किया गया है। ये सारे पॉइंट कॉपी लेके बैठिएगा, एक एक चीज इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है कि आय में क्या शामिल है। ध्यान दीजिएगा, जो पूछ रहा है यहाँ पे कि जो हमारी इनकम है, इनकम में क्या शामिल है, शामिल है। तो इनकम का मतलब है कि किसी भी स्रोत से कैसे भी यदि मुझे धन का अर्जन हुआ है या हमने कमाया है, वो सब आय है। तो यहाँ पे लिखा गया है किसी भी प्रकार की आय जो मौद्रिक रूप में हो, मतलब पैसे के रूप में जो भी इनकम हम कमाते हैं, चाहे कहीं से कमाएं, इसमें यहां तक भी दिया है कानूनी, गैर कानूनी, वैधानिक, अवैधानिक, जो भी मैंने किसी भी तरीके से कमाए हैं वो सब हमारी इनकम की श्रेणी में माना जाता है। आय हो सकती है, तो ध्यान दीजिए, आय महीने में भी हो सकती है, त्रैमासिक भी हो सकती है, छमाही भी हो सकती है, वार्षिक भी होती है, रोज अर्थात डेली भी हो सकती है। निम्न में से नहीं माना जाता है, निम्न को आय नहीं माना जाता। ये लिखने में छूट गया है टाइपिंग में। किसको आय नहीं माना जाता है? देखिए, धर्मादान, धर्म के लिए कोई दान देते हैं वो इनकम नहीं होती, कोई बचत करते हैं वो भी इनकम नहीं होती है, खर्चे की कोई क्षतिपूर्ति करते हैं तो वो भी इनकम नहीं है, कोई विवादित इनकम होती है वो भी एक तरह से इनकम नहीं है। इस तरह की यदि बचतें होती हैं या इस तरह की कार्यवाही होती है उसे इनकम की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे ये है, सकल आय में शामिल है तो आय के पांचों शीर्षक। अब वो कैसे? आय के पांचों शीर्षक कौन कौन से हैं? यहां सकल आय में शामिल है। सकल आय का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आएगा? इसमें 5 हेड होते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। अगला होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, और एक होता है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, और लास्ट होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये यदि पांचों जोड़ दिया जाएगा तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम हो जाता है। तो कह रहा है सकल आय में शामिल होती है आय के पांचों शीर्षक। वो पांचों शीर्षक कौन है? यही पांचों शीर्षक है। मतलब कहने का इसका ये है, हमारे इनकम के हजारों रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि आय कमाने के केवल 5 रास्ते। आप चाहे जैसे भी कमाइए, आपकी इनकम को हम 5 ही कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कुल आय ज्ञात की जाती है। अब टोटल इनकम कैसे ज्ञात की जाता है? अभी जैसे मान लीजिए ग्रॉस टोटल इनकम हमारा आया, तो हम लिखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, यहां लिखिए। यदि इसमें से हम डिडक्शन घटा दें, डिडक्शन का मतलब है कटौतियां, वो आपका धारा 80C से लेकर 80U तक की कटौतियों को घटाते हैं तो जो आता है इसी को हम कहते हैं टोटल इनकम। तो यहां पे लिखा हुआ है कि कुल आय कैसे ज्ञात किया जाता है?
तो जब सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की कटौतियां घटा दी जाती हैं तो जो आता है टोटल इनकम होता है। अब है किस आय को पूर्णांकित किया जाता है। पूर्णांकित का भी मतलब यहां समझिए, इसको कहते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ होता क्या है? वैसे हम जब मैथ पढ़ते थे तो देखते होंगे 0.51 पैसा है तो हम इसको 1 रुपया मान लेते थे, या 10 रुपया 51 पैसा है तो हम इसको 11 रुपया मान लेते थे। सपोज करिए 12 रुपया 45 पैसे लिखा है तो इसको 12 ही रुपया मान लेते थे। उसी तरह इनकम टैक्स में कहता है कि यदि आपका अमाउंट 12,397 रुपया है तो इसको हम मानेंगे 12,400। यदि आपका इनकम 11,292 रुपया है तो इसको हम मान लेंगे 11,290। माने जो लास्ट का ये डिजिट है यदि 5 रुपए से कम होगा छोड़ देंगे, और 5 रुपया या से अधिक होगा तो उसको 10 रुपया मान लेंगे। इसी को कहते हैं आय का पूर्णांकित करना या राउंड ऑफ करना। ठीक है, नेक्स्ट है जो आय बिना आशा के संयोग से प्राप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई इनकम जिसके बारे में आपको पते नहीं है कि हम रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, हमके रास्ते में मिल जाएगी, उसकी कल्पना तक नहीं किए हैं लेकिन अचानक कहीं से मिल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं आकस्मिक आय, मतलब कैजुअल इनकम। ठीक है, अगला है करदाता कहा जाता है। भाई एसएससी किसको कहा जाता है? तो एसएससी का मतलब है कि जो या तो कर चुकाता है, ब्याज देता है, अर्थदंड चुकाता है या चुकाने का उत्तरदायी होता है, तो उसे हम करदाता कहते हैं। करदाता कौन होता है? हम होते हैं, आप होते हैं, जो इनकम कमाते हैं और सरकार को टैक्स चुकाते हैं, उसी को तो करदाता कहा जाता है। हाँ, अब इसमें करदाता में दो तरीके के भी करदाता दिए हैं। करदाता एक है माना गया करदाता और एक चूक का करदाता। माना गया करदाता का मतलब है कि जो वास्तव में वो करदाता नहीं होता है लेकिन कर चुकाने के उसके ऊपर भार सौंप दिया जाता है, उसे माना गया करदाता। और चूक का करदाता भी वैसे ही कुछ होता है, वास्तव में वो कर नहीं चुकाता है लेकिन गलती से वो किसी का टैक्स चुका देता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं रहता है लेकिन वो किसी को माने किसी का टैक्स चुका देता है भूल बस, तो उसे चूक का करदाता। अब सबसे जरूरी ये है कि इसमें कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है। देखिए यहाँ पे हमारा जो असेसमेंट ईयर होता है वो सामान्यतः 1 वर्ष का होता है, ये कभी भी 1 वर्ष से कम या अधिक नहीं होता है। तो लिखा है कि कर निर्धारण वर्ष की अवधि कितनी होती है? 12 माह। और वो 12 माह कब से होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो ईयर होता है वो हमारा कर निर्धारण वर्ष होता है। और यहीं पे एक चीज है, गत वर्ष की अवधि होती है, तो गत वर्ष की अवधि 12 माह या उससे कम होती है। यहां समझने वाला चीज है कि गत वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर 12 महीने या उससे कम भी हो सकती है, अधिकतम 12 महीने का, ठीक ना। लेकिन जो कर निर्धारण वर्ष है ये कभी भी किसी भी दशा में क्या होता है? 12 महीने से कम नहीं होता। ये कम हो जाएगा, वो कम नहीं होगा। एक और चीज है, जो गत वर्ष का मतलब है कि जिस वर्ष करदाता आय कमाता है उसी को तो गत वर्ष कहा जाता है। कर निर्धारण वर्ष का मतलब है कि जिस वर्ष करदाता टैक्स चुकाता है, यह चुकाने का उत्तरदायी होता है या भुगतान करता है, वो कर निर्धारण वर्ष। अगला है गत वर्ष का उल्लेख किया गया है, तो भाई धारा 3 में ये भी कभी कभी पूछता है कि किस सेक्शन में असेसमेंट ईयर का उल्लेख किया गया। अगला है गत वर्ष को कहा जाता है। देखिए गत वर्ष को है, गत वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को कई नामों से जाना जाता है, इसमें एक है हिसाबी वर्ष, दूसरा है वित्तीय वर्ष, ठीक ना, या कर निर्धारण से पहले वाला वर्ष। इसको किसी भी नाम से जाना जा सकता है। एक चीज और,
जो गत वर्ष है ये हमेशा पहले आता है, पहले आता है, और असेसमेंट ईयर है माने कर निर्धारण वर्ष, ये इसके ठीक बाद में आता है, बाद में आता। ठीक है, एक चीज और है, गत वर्ष के कुछ अपवाद हैं, रुकिए उसको ऊपर कर रहे हैं तब समझा रहे हैं। गत वर्ष के कुछ अपवाद दिए, वो अपवाद क्या है थोड़ा उसके बारे में भी समझिए। आपका यहां है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और छोटा कर दो। देखिए गत वर्ष के अपवाद, अपवाद का मतलब है कि कब गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष का नियम लागू नहीं होता। नियम हमारा ये है, पीछे अभी बताए थे कि जिस वर्ष करदाता आय कमाता है उसे गत वर्ष, और उस कमाई गई आय पर टैक्स कब चुकाता है, उसके ठीक अगले वर्ष, और जिस वर्ष चुकाएगा उसे कर निर्धारण वर्ष। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, अपवाद दिए गए हैं। अपवाद का मतलब यह है कुछ दशाएं ऐसी हैं जिसमें जिस वर्ष करदाता आय कमाएगा उसी वर्ष उसे टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब हम इस साल इनकम कमाएंगे तो इसी साल टैक्स चुकाएंगे, जिस साल कमाएंगे उस साल चुकाएंगे। लेकिन ऐसा सबकी दशा में नहीं लागू होता है, कुछ दशाओं में लागू होने होता है। नहीं तो सामान्यतः इस साल कमा रहे हैं तो अगले साल चुकाएंगे, अगले साल कमा रहे हैं तो उसके अगले साल चुकाएंगे। तो इसमें ये 4 अपवाद दिए गए हैं, धारा 172, 174, 175 और 176। अब प्रश्न ये उठता है कि 172 में क्या कहा गया। 172 में ये कहा गया है कि यदि कोई अनिवासी कि समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से या अनिवासी द्वारा समुद्री व्यापार से आए, यदि कोई अनिवासी समुद्री जहाज से व्यापार करता है और वो इनकम कमाता है तो उसे टैक्स उसी वर्ष चुकाना रहेगा। दूसरा दिया गया है 174, ये पूछता है 172 में क्या है, 74 में क्या है, 72 हो गया ना, 74 में क्या है, 75 में क्या है, 76 में क्या है। ऐसा व्यक्ति जो भारत छोड़कर जा रहा है, ऐसा व्यक्ति जो भारत छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई आदमी इस साल पैसा खूब कमाया लेकिन अब सोच रहा है कि भारत छोड़ के भाग ले, मैंने कहीं और चले जाए दूसरे देश में, तो ऐसे लोगों को आयकर विभाग पकड़ता है, कहता है पहले टैक्स दे दो तब जाओ। इसी तरह एक है धारा 175, ये क्या कहता है, 175 कहता है कि कर बचाने के उद्देश्य से यदि कोई संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया है, कर बचाने के उद्देश्य से संपत्ति का हस्तांतरण, मतलब अपना टैक्स बचाने के उद्देश्य से या उसके डर से यदि अपनी संपत्ति किसी दूसरे के नाम दे देता है तो भी सरकार कहती है पहले टैक्स दे दो फिर संपत्ति का ट्रांसफर करो। और लास्ट है धारा 176। भाई ये सेक्शन क्या करता है, व्यापार व पेशे के बंद होने पर, व्यापार या पेशे के बंद होने पर, मतलब यदि कोई व्यापार पेशा बंद होता है तो सरकार कहती है इस साल जितना कमाए हो पहले उस पर टैक्स दे दो, फिर अपना दुकान या बिजनेस जो भी है उसको बंद करना, तो बंद करके चले जाना। तो ये 4 ऐसे कंडीशन है जो गत वर्ष के अपवाद है। इन दशाओं में आयकर विभाग कर निर्धारण वर्ष का इंतजार नहीं करता है, गत ही वर्ष में उनसे टैक्स वसूल कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, करदाता का उल्लेख है भाई, करदाता का उल्लेख क्या,
किस धारा में? धारा 2(7) में। अगला कह रहा है आयकर की दरें निर्धारित होती है। देखिएगा ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछता है, आयकर की जो दरें होती हैं वो वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती है और व्यक्ति का उल्लेख है धारा 231 में। ये धारा याद रखिएगा, कुछ कुछ खास धाराएं हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछता है। अगला कह रहा है कि व्यक्ति में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, मतलब व्यक्ति किसे कहते हैं। व्यक्ति की परिभाषा वैसे आयकर अधिनियम द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन कुछ व्यक्ति के बारे में डिफाइन किया गया है कि किसको हम व्यक्ति मानेंगे। तो ये कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई अचीवर फैमिली भी व्यक्ति की श्रेणी में माना जाता है, कंपनी भी मानी जाती है, फर्म भी माना जाता है, व्यक्तियों का समूह या संघ भी माना जाता है, या कोई स्थानीय सत्ता, वैधानिक निगम, नगरपालिका, नगर परिषद, कुछ भी, ये सब व्यक्ति की श्रेणी में शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। तो इस तरह ये टॉपिक आप लोग का खत्म हो गया। अब अगले टॉपिक में आप जो पढ़ेंगे उसके बारे में मेन प्लस पॉइंट मैं आपको बताया है, वो आपका टॉपिक मैं बता दे रहा हूं कि क्या आपको पढ़ना है। हाँ, जो हमारा सेकंड लेक्चर चलेगा, ध्यान दीजिएगा, वो सेकंड जो हमारा टॉपिक है, उस सेकंड टॉपिक में आप पढ़ेंगे कृषि आय। कृषि आय एक टॉपिक, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग निवास स्थान व कर दायित्व। ये दोनों ही टॉपिक आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए, तैयारी करिए, जितना बताए हैं उतना नोट कर लीजिएगा और इसी तरह कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ठीक, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।